व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें अदालत से बड़ी अहम है जी। एक तो आपको बताएंगे कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बहुत ही एक अहम इजलास की सदारत की है और क्या उससे आउटकम निकलेगा वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। लेकिन ये एक अहम इजलास था जेल इस्लाहात से मुतालिक, और इसके अलावा एक और अहम इजलास उन्होंने तलब कर लिया है और ये इजलास उन्होंने 5 नवंबर को तलब किया है। और ये इजलास है जनाब जुडिशल कमीशन का, और जुडिशल कमीशन के इजलास पर सबकी नजरें इसलिए बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इसी इजलास से आगे जो जजेस की तकर्री है वो भी होगी, आईनी बेंच के मामलात और कौन किधर खड़ा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन में आएंगी। और सबकी नज़रें लगी हुई हैं इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि इसको क्या पूरा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या फिर इसको आईनी बेंच सुनेगा। इसके ऊपर बड़े अजीबोगरीब किस्म के कॉम्प्लिकेटेड सवालात जन्म ले चुके हैं। इस पर आज वकला की तरफ से भी, वकला एक्शन कमेटी का भी आज इजलास हुआ है, उन्होंने भी कुछ डिमांड की है, इस पर भी बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की जी इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो गई फाइनली तकरीबन 1 महीने बाद, और इस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर साहब में कुछ वापसी हुई है पुराने वाले अली अमीन गंडापुर की। क्या उन्होंने आज बात की है, इसके ऊपर बात करते हैं और फिर कुछ बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू के हवाले से। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की बात करेंगे, जिन्होंने आज जेल इस्लाहात से मुतल्लिक एक अहम इजलास की सदारत की। इस इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा भी मौजूद थी। इसके अलावा दीगर जो जाहिर है मुख्तलिफ जेल इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो भी शरीक थे और दीगर भी लोग शरीक थे। लेकिन इसमें 2 बहुत अहम शख्सियात भी शरीक थी। एक थी जनाब आहद चीमा साहब, जो कि आपको पता है कि PMLN के करीबी हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। और जबकि दूसरी जो अहम शख्सियत जिनकी मैं बात करी हूँ वो खदीजा शाह हैं। खदीजा शाह के बारे में आप जानते हैं कि PTI की रहनुमा, जिन्होंने एक अच्छी खासी तवील जेल भी काटी और मुख्तलिफ जेलों में उनको इधर उधर बलूचिस्तान तक में भेज दिया गया था और 9 मई के मुकदमात में वो ज़ेर हिरासत थीं। तो बहुत ही पढ़ी लिखी और एक वेल रिप्यूटेड किस्म की खातून हैं खदीजा शाह, और आपको पता है कि एक बहुत ज़बरदस्त फैमिली से बिलोंग करती हैं। और खदीजा शाह भी इस इजलास में शरीक थी। तो बेसिकली जो ख़वातीन ख़ुद एक अच्छी फैमिली से होने के बावजूद ऐसे हालात में जिन्होंने गुजारा किया जेल में जाकर, उन्होंने क्या मुश्किलात देखी और जेल में किस किस्म की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छा इनपुट हो सकता था। और ये ज़बरदस्त काम किया चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कि इन ख़वातीन को यहाँ पर मदऊ किया। और फिर आलिया नीलम साहिबा जो ख़ुद भी एक ख़ातून हैं और चीफ जस्टिस भी हैं लाहौर हाई कोर्ट की, वो भी इसमें शरीक थी। तो ये एक दिलचस्प बात है कि इसमें खदीजा शाह की जो शिरकत है, जिन्होंने अपनी ज़ाहिर एक आपबीती भी सुनाई होगी इस इजलास में। तो कैदियों की तादाद को कैसे कम किया जाए, जो कैदियों को यहाँ पर सहूलियात दी जाती हैं क्या वो आलमी मयार के मुताबिक हैं, और अगर नहीं हैं तो उनको किस तरह से आलमी मयार के मुताबिक लाया जा सकता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन उमूर पर गौर किया गया। तो ये एक अहम इजलास था इस हवाले से। बाकी एक इजलास जो असल इजलास है मेन, उसके ऊपर अब सबका फोकस है और वो है 5 नवंबर का इजलास, जो है कि जुडिशल कमीशन का इजलास। इस इजलास की इस लिहाज से अहमियत है कि आखिर इसमें आईनी बेंच की तश्कील, आईनी बेंच के सरबराह की तश्कील के ऊपर बात होगी। बहुत से लोग इस बात को अब एक अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम बिल्कुल सजेस्ट किया जा सकता है चीफ जस्टिस की तरफ से। और उसकी एक वजह बड़ी वाज़ेह है कि अभी तक भी वो हर बात में उनकी राय को मुकद्दम रख रहे हैं और उनको या उनके विजन को लेके जो है बहुत सारी चीज़ों में आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अपने बाद उन्होंने अगर सीनियर भी किसी को अब रखा है सीनियरिटी लिस्ट में, तो वो भी अभी तक भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि मंसूर अली शाह साहब को ही आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर नामजद करें वो। और अगर ऐसा होता है तो ये तो हुकूमत के लिए वो डरावना ख्वाब बन जाएगा कि जिसको अमल में ना लाने के लिए, जिसकी ताबीर रोकने के लिए उन्होंने ये पूरी 26वीं तरमीम की थी। वरना तो ना 26वीं तरमीम की ज़रूरत होती अगर मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही बनाना होता और उन्होंने ही आईनी बेंच बनाने होते, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इसी एक चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया। और आप देखिए कि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि चीज़ें फिर
किसी भी तरह खींच खांच के उसी तरफ चलती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल अभी ये कहना तो बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि वो बन जाएंगे आईनी बेंच के सरबराह या नहीं, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं। अब बाकी जो सारा मामला है वो नंबर गेम के ऊपर हो सकता है कि किस अंदाज से कौन कौन से जजेस जो हैं वो इस वक्त याह्या आफरीदी साहब के साथ खड़े होंगे, और दूसरी तरफ हुकूमत अपने मेंबर्स अपने नंबर्स कैसे पूरे करेगी। तो ये बहुत दिलचस्प नंबर गेम होने जा रहा है, और एक वोट जो है इधर से उधर होने पर पूरी जो गेम है वो हुकूमत के हाथ से निकल सकती है। तो ये जो 5 नवंबर का इजलास है ये इस लिहाज से बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। दूसरी तरफ आज वकला की जो एक्शन कमेटी है उन्होंने भी एक इजलास किया, और इस इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर हैं उन्होंने शिरकत की, जिसमें हामिद खान, मुनीर मलिक और दीगर लोग शामिल थे। और उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर कहा है कि नहीं छड्डांगे, ये एक उनका नारा है जिसके साथ उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान किया है। और तहरीक है ये बेसिकली 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। वो कहते हैं कि वो इसको नहीं मानते, वो इसको आज़ाद अदलिया पर हमला तस्वुर करते हैं, और इसी वजह से अब उन्होंने एक जल्द ही वकला कन्वेंशन भी, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान भी किया है। तो वकला की वो तहरीक लॉन्ग अवेटेड उन्होंने अनाउंस तो कर दी है, लेकिन अनाउंसमेंट तो हमने पहले भी 2-3 मरतबा सुन ली है। तो देखना यह है कि ये कितनी इस दफ़ा संजीदा कॉल हो सकती है इन रहनुमाओं की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ जो आज इस एक्शन कमेटी के इजलास में बात डिस्कशन में आई, जिसका उन्होंने बाज़ाब्ता मुतालबा भी किया, वो ये कि जो 26वीं आईनी तरमीम है इसका जायजा फुल कोर्ट ले, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठे और 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है, ज़ाहिर अब ये चैलेंज हो चुकी है मुख्तलिफ बार्स की तरफ से, तो उनकी तरफ से ये डिमांड की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ही मजाज है इसको सुनने की, और इसके लिए पूरा एक फुल कोर्ट बैठे, ना कि एक आईनी बेंच बैठे, क्योंकि वो आईनी बेंच तो खुद उस तरमीम से निकला है, और जब वो तरमीम ही अभी कॉन्ट्रोवर्शियल है जिसके ऊपर फैसला आना चाहिए, तो फिर उसका केस आईनी बेंच मत सुने बल्कि फिर पूरा सुप्रीम कोर्ट सुने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही तो आईनी बेंच बनाना है। तो अभी चूंकि आईनी बेंच नहीं तश्कील पा सकता, वकला का ये मानना है कि आईनी तरमीम जो है उसको पहले देखना चाहिए, तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि जायज़ बात ये कि फुल कोर्ट इसका जायज़ा ले, और इसके कभी इम्कान मौजूद हैं कि ये आवाज़ और तरफ से भी आ सकती है। हो सकता है जुडिशल कमीशन के अंदर भी इजलास में भी इसके ऊपर बात हो। अब दूसरी तरफ जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे अलबत्ता 26वीं तरमीम का जो केस है वो लग चुका है, और उसके ऊपर आगे जवाब वगैरह भी मांगे गए हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सुप्रीम कोर्ट बात नहीं सुन सकती 26वीं आईनी तरमीम का केस, लेकिन हाई कोर्ट सुन रही हैं, जो फिल वक्त इन्होंने तरमीम किया उसके नतीजे में ऐसा महसूस हो रहा है। तो बहरहाल अब ये सारी चीज़ें वक्त आ गया है खुलने का, और ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से हमें खुलती हुई नज़र भी आएंगी। अब जी आ जाते हैं इस बात की तरफ कि अली अमीन गंडापुर साहब जो बहुत देर से इमरान खान साहब से मिले नहीं थे, और इसी वजह से कुछ ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं थे, और आज उनकी फाइनली इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, जिसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और उन्होंने कहा है कि जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं। और इसी बात का सबको मालूम था कि जब भी उनकी मुलाकात होगी इमरान खान साहब उन्हें एहतजाज के लिए बोलेंगे, और एहतजाज के हवाले से अब मेरी एक खबर जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित होने जा रही है, इसकी तस्दीक होगी। कल के रोज़ जो मैंने एक वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 10 तारीख से पहले एक ऐलान किया जाएगा एहतजाज के लिए, जिसमें एक जगह पर तमाम लोग इकट्ठे होंगे और उसके बाद आइंदा का जो भी रोड मैप है वो दिया जाएगा। तो आज बिल्कुल हूबहू यही बात अली अमीन गंडापुर साहब ने बता दी है, और उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर मुख्तलिफ काफिले पूरे मुल्क से यहाँ पर जमा होंगे, और उसके बाद आगे जो है एहतजाज का बाकायदा रोड मैप देकर ये तय किया जाएगा कि इस्लामाबाद जाना है या क्या डी चौक जाना है, या उसके बाद उनकी क्या मंजिल है। तो अली अमीन गंडापुर साहब आज बड़े दिनों बाद दोबारा उसी जल तरंग में नजर आए, और उन्होंने कहा कि जी अब हम आएंगे तो अब ये कोई भूल जाए कि हम वापस जाएंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अब हम भी थक चुके हैं गिरफ्तारियां दे दे के, तो ये जो जुल्म का निज़ाम है कितने अरसे से चल रहा है, अब हमारी भी बस हो गई है, अब हम भी जितना बर्दाश्त कर सकते थे हमने कर लिया है, और अब हम इस हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। ये फाइनल कॉल होगी, और इसी वजह से जो पहले 8 नवंबर को पेशावर का जलसा फिक्स किया गया था, अब वो जलसा कैंसिल कर दिया गया और उसको 9 नवंबर सवाबी इंटरचेंज में जलसे पर एक तरह से बदल दिया गया है, जहां पर तमाम लोग जमा हो जाएंगे, और फिर उसके बाद पीटीआई की तरफ से जो भी एक डेट है या जो मंजिल है उसका तयन करके अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो ये अब जो प्लान है पीटीआई का ये सामने आ चुका है,
اور میں نے آپ کو کل ہی اس بارے میں خبر دی تھی. آج علی امین گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب سے فائنل ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے باضابطہ طور پر عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے. تو یہ ایک اب ایسی درد سر بننے جا رہا ہے حکومت کے لیے کہ ایک طرف پی ٹی آئی یہ احتجاج لے کر سڑکوں پر ہوگی، دوسری طرف وکلاء جو ہیں وہ بھی اب یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، اور تیسری طرف اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یہی خبر آتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ سنے گا، تو وہاں پر بھی حکومت کو پتہ ہے کہ فل کورٹ میں ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، یعنی اس میں زیادہ جو ججز ہیں وہ اس یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، تمام جو سینئر ججز ہیں اسپیشلی، وہ سارے ایک مائنڈ سیٹ کے بظاہر نظر آ رہے ہیں، اور اگر ان کے سامنے یہ ترمیم جاتی ہے تو بظاہر یہ ترمیم رکتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو حکومت کے لیے ہر طرف سے یوں لگ رہا ہے کہ مشکلات بڑھ رہی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں نواز شریف صاحب نے بھی آج ایک گفتگو کی ہے، اور انہوں نے امریکہ میں یہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا جی مجھے نہ چھیڑا جائے، میں بڑا دکھی ہوں، اور اگر میں چھڑا تو پھر بہت کچھ کھلے گا اور بڑی باتیں سامنے آئیں گی. تو بڑا انہوں نے پھر سے وہی دکھی باتیں کرنے کی کوشش کی. اس پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ نواز شریف صاحب کے دکھ جو ہیں وہ پتہ نہیں کب ختم ہوں گے، کیونکہ بظاہر دیکھا جائے تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے دکھوں کا مداوع ہو چکا ہے، ان کے تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں، ان کے جو بھائی ہیں وزیر اعظم بن چکے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. اسی طرح سے ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنا دی گئی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ مینڈیٹ نہیں رکھتی تھی. تو اسی طریقے سے ان کے لیے جتنے چیزیں کی جا سکتی تھی، ان کے مخالف کو دیوار سے لگایا گیا ہے، مخالف کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کے اوپر بیسیوں سینکڑوں مقدمات بنائے گئے ہیں، پوری پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں کرنے کی جتنی خواہشات ہو سکتی تھی وہ ساری پوری کر دی گئی ہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج بھی خوش نہیں ہیں، اور ابھی تک بھی ان کا جو غم ہے وہ کسی طرح بھی کم نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں انہیں کس چیز کا غم ہے، لیکن بہرحال وہ ایک لا علاج قسم کے دکھ میں مبتلا ہو چکے ہیں جو کسی طور بھر ہی نہیں رہا ہے ان کا زخم. بہرحال یہاں پر انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ پی آئی اے خریدنا چاہتی ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ بھی کریں تو وہ ایک پنجاب کی اپنی ایئر لائن بھی بنانا چاہتی ہیں، پنجاب ایئر لائن کے نام سے. اور کل اس بارے میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ کے پی حکومت نے بھی پی آئی اے کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ بیڈنگ کے لیے خط بھی لکھا ہے. تو ایک طرف کے پی حکومت بھی انٹرسٹڈ ہوگی پی آئی اے خریدنے میں، دوسری طرف نواز شریف صاحب بھی یہ خبر سنا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہیں وہ پی آئی اے خریدنا چاہتی ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی خرید سکیں تو وہ ایک اپنی مینز کے الگ سے ایک نئی ایئر لائن جو ہے وہ کھڑی کرنا چاہتی ہیں. تو یہ بھی اپنے آپ میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ بھائی اگر ان کے پاس کوئی ایسا تجربہ یا ایسا کوئی فارمولا یا ایسا کوئی حل موجود ہے کہ کس طرح سے ایئر لائن کو منافع بخش بنایا جا سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ حل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو نہیں بتایا جا رہا؟ اگر مریم نواز اتنی کمپیٹنٹ ہیں تو وہ اس سلسلے میں کیوں اپنے چچا صاحب کی کیوں ہیلپ نہیں کر رہی؟ یا اگر نواز شریف صاحب کے ذہن میں پی آئی اے کو بہتر بنانے کا کوئی فارمولا موجود ہے تو وہ فارمولا شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں بتاتے؟ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے الگ سے کھڑی کرنی ہے یا ہم خرید کر اس کو ٹھیک کر دیں گے. تو بھائی پھر آپ ابھی تو آپ کے پاس ہی ہے نا، سرکار تو آپ ہی کی ہے، تو آپ اس کو ابھی کیوں نہیں منافع بخش ادارے میں تبدیل کر دیتے؟ تو یہ اپنے آپ میں ایک تضاد ہے. تو بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی تک کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسا حل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکیں کہ معیشت کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کرنا ہے. باتیں آپ کہہ لیں، اعداد و شمار کہہ لیں، اسٹاک ایکسچینج کی چھلانگیں دکھا دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت حال تو یہی ہے کہ عام آدمی کا جینا اس دور میں زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہے. اور اس کے بعد جو یہ تھوڑی بہت مہنگائی کی بھی بات کر رہے تھے، اس میں بھی صرف رفتار میں کمی آئی تھی، اور اب وہ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو چکی ہے، اور اب دوبارہ وہ ڈبل فگر میں بھی آ چکی ہے، اور آگے مزید بھی بڑھنے کا امکان ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن پرفارمنس جو آپ نے دکھانی ہے تصویروں میں، اشتہارات میں، وہ بہترین ہے. تو اشتہارات آپ اتنے دیجئے کہ آپ کے تمام جو اخبارات ہیں، جو چینلز ہیں، وہ آپ کو یہ دکھائیں کہ جی واقعی بہت کام ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے آپ کو کل بھی یہ خبر دی تھی کہ پنجاب جو ہے وہ اپنے بجٹ میں سب سے پیچھے جا رہا ہے. خسارے کا بجٹ ہے پنجاب کا اس وقت، جو تین ماہ کا ایک پورا جائزہ سامنے آیا ہے. تو یہ جو ہے ساری صورتحال ہے. لیکن بہرحال آنے والے دن جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ بھی ہیں، سنسنی خیز بھی ہیں، اور کافی فیصلہ کن بھی ہونے جا رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.